तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास उनके ऑक्टेट होता है ना, उनका वैलेंस शेल होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। क्लियर। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि ऐसे बॉन्ड्स जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की शेयरिंग की वजह से बने। मतलब जैसे दो एटम्स है ना यहाँ पे, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल या तो सेम एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से भी बन सकता है, या तो अलग अलग एटम की शेयरिंग के बीच में से भी बन सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर सेम एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया। लेकिन अगर दो अलग अलग एटम हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, यहाँ से अगर हम बात करें तो उसके पास इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। तो क्या करता है कि एक हाइड्रोजन आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन आता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल देता है अपने, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला, मतलब एक जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, और इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी तरफ वाला। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालता है, इस तरीके से बॉन्ड बना देता है, और क्या क्रिएट हो जाता है हमारे पास, H2O। तो H2O भी एक मॉलिक्यूल ही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट है, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो देखने में तो ऐसा लगेगा ना कि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन होता क्या है कि दिखने में ये सिर्फ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन एक्चुअली में होता है ये वीक, क्योंकि इसमें मॉलिकुलर फोर्स जो होती है ना वो बहुत वीक होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में ये जो नाइट्रोजन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, सिर्फ इस नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। समझ में आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होगी, और वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है। और अगर इनका जो हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, कमज़ोर है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसी की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था ऊपर कि एसिडिक एसिड वगैरह का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था। क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शेयर किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं तो इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, अगर गेन नहीं हुआ है तो ना तो हमारे पास एनायन बन सकते हैं, और ना तो लूज़ हुआ है। अगर लूज़ ही नहीं हुआ है तो ना तो कैटायन बन सकते हैं, ना तो कैटायन बनेंगे ना तो एनायन बनेंगे। और जब ये इसमें चार्ज पार्टिकल है ही नहीं तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास आयन्स नहीं बनते हैं। समझ में आया। तो इसका मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत वीक होता है, और दूसरा ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। और हमारे पास जो कार्बन है उसका जो बेसिक कंपाउंड बनता है इससे कोवेलेंट बॉन्ड से, वो जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसमें मीथेन को मान सकते हैं, जैसे CH4 है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, देखो कार्बन जो है ना, कार्बन एलिमेंट जो है ना, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे नेचर में अवेलेबल होता है। मतलब कार्बन होगा कार्बन ही, लेकिन कार्बन की अलग अलग फॉर्म होती है जो हमें नेचर से मिलती है, और इन अलग अलग फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी अलग अलग होती है। अब एग्जांपल ही देख लेते हैं कि जो हमारे पास डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये दोनों किससे बने होते हैं, कार्बन एटम से बने होते हैं। लेकिन दोनों ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये कार्बन से बने होने के बाद भी क्या होता है कि इनमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस किस में होता है कि जो कार्बन एटम है वो एक्चुअली में दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा किस तरीके से है। देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किससे बने होते हैं, कार्बन से ही बने होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस किसकी वजह से आता है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। अब डायमंड में क्या होता है कि हर एक जो कार्बन होता है वो अलग
4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो कार्बन है वो 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद जो अगला कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन है, ये भी 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हर एक जो कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होगा, 4 कार्बन एटम से, 1 2 3 4। और उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना पूरा, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, और रिजिड होता है। समझ में आ रहा है? तो डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल में रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें उल्टा होता है। अब ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो एक कार्बन एटम होता है ना हमारा, एक यहाँ पे देख लेते हैं, एक कार्बन जो एटम होता है वो अलग अलग 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है वो आगे जाके सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनमें से ये जो कार्बन होगा ना, इसने सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड बना के रखे हैं 3 कार्बन के साथ। तो इनके बीच में क्या होता है कि एक जो होता है वो डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड बनाया ना, तो किसी एक कार्बन के साथ क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो जब एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये हेक्सागन स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ऐसे करते करते क्या होता है, पूरा हेक्सागन स्ट्रक्चर इसमें बनता जाता है। तो जैसे पेज होता है ना, एक पेज पूरा, पहले एक लेयर तैयार होती है। जैसे कि लेयर तैयार हुई, अगर मैं साइड व्यू से देखूँ ना इसको, तो साइड व्यू से देखने पे मुझे हमें दिख रहा होगा कि एक लेयर तैयार होगी पहले हेक्सागन स्ट्रक्चर की। फिर उसके बाद ये जो लेयर होगी इसके नीचे अलग लेयर होगी, इस तरीके से यहाँ पे ये अलग लेयर बनेगी। यहाँ पे कार्बन होगा जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, उसकी एक लेयर बन जाएगी। फिर नीचे एक कार्बन होगा, ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसकी अलग लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इनके जो कार्बन कार्बन है ना ऊपर नीचे, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें होता है डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट पास करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने डबल बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, ये फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, जबकि ग्रेफाइट कर सकता है, ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसका मतलब जो डबल बॉन्ड बनाया है वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने समझा दिया आपको, वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। क्लियर? ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स ऑन वन अबव कॉर्नर। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना डायमंड और ग्रेफाइट के, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। हालांकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। इसका मतलब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों बने कार्बन से ही हैं, लेकिन सिर्फ उनके अरेंजमेंट, उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो डिफरेंट हो जाती है। क्लियर? डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब जैसे प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायमंड है वो हमारे जो अर्थ है उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, जो हमें पता है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा ना, जो लेड पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है ना जिससे आप लिखते हैं, तो वो हमारे पास ग्रेफाइट होता है, वो स्मूथ और स्लिपरी होता है। अब ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे, मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था। अब ग्रेफाइट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम चाहें तो डायमंड को ना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जिनको सिंथेटिक डायमंड्स बोला जाता है। अब ये करते कैसे हैं? हम क्या करते हैं कि प्योर कार्बन लेते हैं, प्योर कार्बन को एक्सट्रीम प्रेशर पे और टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो जो हमारे पास प्योर कार्बन होता है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि प्योर कार्बन क्या होगा? तो जनरली जहाँ पे सिंथेटिक डायमंड्स बनाए जाते हैं उनको एक्चुअली में वहाँ पे यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन ही तो है ना। अब ग्रेफाइट को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड्स में, और उनको बोलते हैं सिंथेटिक डायमंड्स। सिंथेटिक डायमंड्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको ना मतलब वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब अगर आप नेचुरल डायमंड को रख दो और एक तरफ सिंथेटिक डायमंड को रख दो, तो पहचानना ना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा हमारे पास नेचुरल है और कौन हमने बना के किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फुलरीन्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। अब जो फुलरीन्स है वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, मतलब बना कार्बन से होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे कार्बन के यहाँ पे हमने 3 एलोट्रोप्स के बारे में अभी 2 एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं डायमंड और ग्रेफाइट, जो बने कार्बन से हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। वैसे ही ये जो हमारे पास फुलरीन्स है ये भी कार्बन का एलोट्रोप है। जो सबसे पहला जो फुलरीन था या जो कार्बन का एलोट्रोप था वो आइडेंटिफाई हुआ था C60, जिसमें जो उसकी जो शेप थी वो थी फुटबॉल की तरह। मतलब उसमें कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए थे कि दूर से दिखने पे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब फुटबॉल जैसा होता है ना, कुछ वैसी शेप बता रहा था वो, उस वैसी शेप लग रही थी उसकी। सिंस दिस लुक्ड लाइक अ जियोडेजिक डोम डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। मतलब ये जो हमारे पास C60 वाला जो फुलरीन था, ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये जब इसके बारे में स्टडी करने लगे तो इसकी जो शेप थी जो वो थी जियोडेजिक डोम की तरह। मतलब डोम का मतलब होता है एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ पे मतलब जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना यहाँ पे, ये वाला इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो जो गुंबद की तरह लगता है, डोम की तरह, तो वैसा जैसा स्ट्रक्चर था इसका। और जो जियोडेजिक डोम था उसको डिज़ाइन किया था US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने। इसीलिए जो C60 था, जो कार्बन का एलोट्रोप था, उसको नाम दिया गया था फुलेरिन। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं, कि कार्बन से ही बने होंगे, कॉम्पोजिशन कार्बन ही होगी, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। स्ट्रक्चर अलग अलग हुए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी अलग अलग हो जाएगी। जिसमें हमने देखा था कि जो कार्बन है जब वो डायमंड बनता है ना, तो उसमें जो एक कार्बन है वो अलग अलग 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर था वो रिजिड बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर रिजिड होगा, जो काफ़ी हार्ड होगा। और हमें पता है कि डायमंड अर्थ के ऊपर मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दूसरा, जब कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो कार्बन लेयर बाय लेयर बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है और लेयर बनती है पहले इसकी इस तरीके से, फिर दूसरी लेयर आती है, समझ में आया? तो वो आपस में जब चिपकते हैं तो एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता जाता है पूरा। जो 3D स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक्चुअली में वो लेयर बाय लेयर जुड़ता जाता है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये सॉफ्ट और मतलब स्मूथ होता है ना, उतना हार्ड नहीं होता ये, ठीक है, और स्मूथ होता है और स्लिपरी भी होता है। और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कार्बन का जो तीसरा एलोट्रोप था वो था C60, यानी जो कार्बन थे 60 कार्बन थे वो एक साथ जुड़ के एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब इसमें जो था, इसका जो स्ट्रक्चर जब देखा गया तो ये जो जियोडेजिक डोम स्ट्रक्चर होता है ना बिल्डिंग का, वो कुछ वैसा जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था। अब यहाँ पे इसको जो डोम स्ट्रक्चर था उसको डिज़ाइन किया था US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलेरिन ने, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर था या जो ये जो मॉलिक्यूल था C60 का, इसको नाम दिया गया था फुलेरिन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? तो हमने अभी देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एलिमेंट्स, राइट। सो वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। और हमने जो मीथेन था, कार्बन का जो बनने वाला सिंपल स्ट्रक्चर, वो भी हमने देखा। और स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता था। और हमने ये भी देखा कि हम खुद किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। अभी अगर हम देखें तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब देखा कि कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं तो उनको पता लगा कि वो मिलियंस में है। मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो हो सकता है कि मतलब उनको करोड़ों में ये नंबर मिले हो कार्बन कंपाउंड्स।
और अगर देखा जाए तो उनको ये चीज़ पता चली कि हमारे पास कार्बन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में होते हैं 117 एलिमेंट्स। तो 117 एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं ना, तो जो कार्बन के जो कंपाउंड है वो इनसे भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं अगर सब अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो जो कार्बन के कंपाउंड होंगे वो उनसे भी ज़्यादा होंगे। क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन आता है कि द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होता है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिर्फ इसी वजह से जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। 2 फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर, और कार्बन के केस में ना कुछ 2 फैक्टर हमें देखने को मिले, 2 कारण देखने को मिले जिसकी वजह से जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। एक तो ये कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसके पास यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो कार्बन है वो दूसरे सेम कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है और फिर ये आगे ऐसे जुड़ के क्या बना सकता है कि लंबी चेन बना सकते हैं कार्बन की, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना अलग अलग मॉलिक्यूल बनते जाएंगे। तो उनमें ये देखा गया कि जो कार्बन है उसके पास यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है और लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कैटिनेशन क्या है कि एक कार्बन के दूसरे कार्बन के एटम के साथ जुड़ने की एबिलिटी, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब होता क्या है कि दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। अब कैटिनेशन की वजह से जो कार्बन है उनकी क्या हो सकती है, एक तो लंबी चेन हो सकती है इस तरीके से, है ना। चेन आपको पता नहीं क्या होता है, जिसमें एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ जाता है और सीरीज़ में जब जुड़ते हैं तो टेल बन जाती है, इसमें मतलब ये जो चेन है वो बन जाती है। या फिर कार्बन जो है ना वो ब्रांच चेन की फॉर्म में भी मिल सकता है, मतलब इस तरीके से ब्रांच वगैरह बन सकती है ना, जैसे पेड़ों की टहनियाँ होती है ना, वैसे ही कार्बन मेन चेन तो ये हो गई इसकी, ये ब्रांचेस भी बन सकती हैं इसकी। और तीसरा उनको ये भी देखने को मिला जो कार्बन है वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी बना सकता है इस तरीके से, मतलब जो पूरा क्लोज स्ट्रक्चर हो। तो कार्बन की कैटिनेशन, कार्बन के अंदर कैटिनेशन होने की वजह से देखा गया कि कार्बन की एक तो लंबी चेन बन सकती है, दूसरा कार्बन की ब्रांचेस भी बन सकती है, और तीसरा कार्बन का रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी बन सकता है। समझ में आया? अब ये भी देखा गया कि जब कार्बन की एक चेन बनती है तो उसमें हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड में हो या तो ट्रिपल बॉन्ड में हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही के बीच में हो सकता है कि ये इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड हो और हो सकता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मतलब कार्बन चेन, ब्रांच और रिंग में तो आ सकता है, लेकिन उसमें भी जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये इस चीज़ की वजह से भी कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कंपाउंड बना सकता है। फिर ये देखा गया कि कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। फिर हुआ क्या, ये देखा गया कि जो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो इन कंपाउंड्स को बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला जाता है इनको? सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब अगर मैं बोलूं कि जितने भी कार्बन हैं सब आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो कंपाउंड्स बने ना, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपने याद रखना है क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है कई बार कि डिफाइन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप क्या बताओगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। और जिसमें 2 डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बन। क्लियर? ये आपको याद रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि कार्बन को छोड़ के पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इतनी लंबी चेन बनाता हो, मतलब जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा देखने को मिले। उसमें ज़रूर है कि जो सिलिकॉन है वो कुछ कंपाउंड बना देता है हाइड्रोजन के साथ मिलके, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 या तो 8 एटम्स। मतलब सिलिकॉन जो है वो इस तरीके से जुड़ सकता है, इस तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 सिलिकॉन की चेनें बना सकता है, वो भी तब जब सिलिकॉन किसके साथ जुड़ा हो? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। क्लियर? लेकिन ये जो कंपाउंड बताया मैंने अभी सिलिकॉन की, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि मतलब
किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। लेकिन जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है और स्टेबल बनता है, जिसकी वजह से ही कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से ही हमें कार्बन के इतने ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी जिसमें मैंने देखा कि जो कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है जिसको हम कैटिनेशन बोलते थे। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कि कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब एक जो कार्बन एटम है वो या तो 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है या फिर 3 कार्बन के साथ एक किसी अलग एटम के साथ जुड़ सकता है। मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी होने की वजह से ये अलग अलग एटम के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, इसके अंदर एबिलिटी है। और जब ये जुड़ता है तो इसका मतलब ये नए नए कंपाउंड हमें बना के देगा। और कार्बन जितना भी ज़्यादातर जुड़ता है ना 4 अलग अलग एटम से, तो वो मोनोवैलेंट होने चाहिए। मतलब कार्बन अगर 4 अलग अलग एटम से जुड़ रहा है तो जो एटम इसके साथ जुड़ेगा वो क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट, यानी जिसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना, हाइड्रोजन की 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो मतलब अगर कार्बन को 4 अलग अलग एटम से जुड़ना है तो जो एटम कार्बन के साथ जुड़ने वाला होगा उस एटम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी जाके कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। अब ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं उसमें आपको या तो ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर क्लोरीन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे अलग अलग इसमें एलिमेंट्स भी हैं जो जुड़ के इस कार्बन के साथ मिलकर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है? और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बन जुड़ किसके साथ रहा है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब है कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी उस एलिमेंट के ऊपर जो कार्बन के साथ जुड़ रहा होगा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट आता है अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। अब ये जो बॉन्ड्स कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बना रहा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल? क्यों होते हैं स्टेबल? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग। और दूसरा कारण ये है इनके स्टेबल होने का कि जो कार्बन है उसका साइज़ होता है स्मॉल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। मतलब कार्बन के अलग अलग एटम के साथ इतना स्टेबल होने का कारण है एक तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग। और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता क्यों है? क्योंकि उस कार्बन का एटॉमिक साइज़ है स्मॉल। तो स्मॉल एटॉमिक साइज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आता है, ठीक है, यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, देखो, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब एटम का साइज स्मॉल होने की वजह से जो अपोजिटली चार्ज है यानी न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली होल्ड करके रहता है न्यूक्लियस के पास। इसी वजह से हमारे पास जो कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड है वो एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाते हैं। दूसरा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। इसका मतलब ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे लेकिन उनका एटॉमिक साइज़ बिगर होगा, वो क्या होंगे? उनके बीच में बॉन्ड बनेगा वीक, और बॉन्ड वीक बनेगा तो अनस्टेबल होंगे। अगर अनस्टेबल हुए तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा या फिर वो एलिमेंट रिएक्टिव होगा या कंपाउंड रिएक्टिव होगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अभी हमने कार्बन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ देखी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी होती है उसकी, 4 अलग अलग एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, और कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कार्बन के अंदर आ जाती हैं तो उसकी वजह से ही हमें कार्बन के लाखों करोड़ों कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास
नॉन कार्बन एटम जो होते हैं वो कार्बन चेन में हमें जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम कार्बन चेन होगी बहुत सारी, उसके अंदर हमें यहाँ पे हो सकता है कि हमें नॉन कार्बन एटम देखने को मिल जाए पूरी चेन में, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम natural substances and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system। अब ये जो कंपाउंड्स थे कार्बन के, ये ज़्यादातर निकाले जाते थे नेचुरल सब्सटेंसेस से, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें थी वहाँ से हमें ये कंपाउंड मिल जाते थे। फिर बाद में ये सोचा जाता था कि ये जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, ठीक है। दिस कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। और ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं या फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये लिविंग चीज़ों के अंदर ही बनते हैं, इनको हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता था कि कार्बन और कार्बन के साथ अटैच होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो वाइटल फोर्स के साथ जुड़ते हैं, मतलब एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करती है, उनको बनाती है। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने क्या किया था, यूरिया तैयार किया था। अब यूरिया होता है कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक भी होता है। तो उन्होंने लैब में अमोनियम साइनाइड का यूज़ करके यूरिया तैयार किया था। तो बाद में पता चला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। बट जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जैसे कि कार्बाइड्स हो गए, ठीक है, ऑक्साइड्स हो गए कार्बन के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, जैसे कार्बोनेट हो गए या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए। अब ये जो है ना, इनको हम अभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन के दूसरे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कार्बाइड्स हो गए या ऑक्साइड्स हो गए कार्बन के, कार्बोनेट हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, इनको हम क्या करते हैं, इनको इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं अभी भी। क्लियर हुआ?